हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियो सागा। मैं अमिता। हमने फिजिकल ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओशियनोग्राफी। तो ओशियनोग्राफी ओशियन से जुड़ी एक अनोखी दुनिया है और जो अर्थ सरफेस पर लोकेटेड लाइक दिस फ्लोरा, फोना, क्लाइमेट, सेटलमेंट्स, इकोनॉमी जैसी कई सारी चीज़ों को कंसिडरेबली इम्पैक्ट करता है। ओशियनोग्राफी में हम ओशियंस के अंदर लोकेटेड इन्हीं फैक्टर्स जैसे कि रिलीफ फीचर्स, सी वाटर करंट्स, टाइड्स, मैरीन डाइवर्सिटी, ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, रेडी फॉर समुद्र की गहराइयों में डुबकी लगाकर ओशियंस के अंदर लोकेटेड सीक्रेट्स को रिवील करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ओशियंस रिलीफ फीचर्स। इससे पहले मैं आपको ओशियनोग्राफी की ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग करवा देती हूँ। सो लेट्स सी। देखो, अर्थ पर जो 70.8% पार्ट है अर्थ का, वो किससे कवर है? वो वाटर से। और 29.2% पार्ट है वो लैंड से कवर्ड है। अगर वो अर्थ पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 97.25% है वो सेलाइन वाटर है जो कि ओशियंस में है, और 2.75% वाटर फ्रेश वाटर है, और ये फ्रेश वाटर में 2.05% है वो किस में? ग्लेशियर्स या आइस के फॉर्म में है, और 0.68% है वो किस में है? ग्राउंड वाटर में। अगर ओशियंस की एवरेज डेप्थ देखें तो 3900 मीटर ओशियंस की डेप्थ है। और अगर ये इसकी लैंड पार्ट या कॉन्टिनेंट की एवरेज हाइट देखें तो वो है 840 मीटर। ठीक है, तो ये जो ओशियंस की जो डेप्थ है, इस डेप्थ के एरियाज को किससे मेजर किया जाता है? सोनार से, जिसे यूएसए ने डेवलप किया था। इसके साथ ही लैंड पार्ट और ओशियंस की जो डेप्थ है, इसको हिप्सोमेट्रिक कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो हिप्सोमेट्रिक कर्व आप जानती होगी कि एवरेज जो हाइट और डेप्थ और उनको जो मिलाने वाला ये कर्व बनता है, ये होता है क्या? ये हिप्सोमेट्रिक कर्व। तो ओशियन से रिलीफ में मेजर रिलीफ फीचर्स और माइनर रिलीफ फीचर्स, दो पार्ट में इनको हम डिवाइड करके एक एक के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो मेजर रिलीफ फीचर्स में सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। ये हम कॉन्टिनेंट से और ओशियंस के साइड में एक इसमें डेप्थ साइड में, कहने का मतलब कॉन्टिनेंट से और ओशियंस की डेप्थ साइड में इनको कंटिन्यूसली। तो सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, और उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज और एबिसल प्लेन या फिर डीप सी प्लेन। मेजर जो माइनर रिलीफ फीचर्स हैं जिसमें रिज है और ट्रेंच है, सी माउंट्स हैं, गुयोर्ड्स है, बैंक्स हैं, अटोल है और रीफ है। इन सब के बारे में डिटेल से हम स्टडी अभी करने वाले हैं। तो मेजर रिलीफ फीचर्स जो कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको हम इस पिक्चर्स के थ्रू एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और कॉन्टिनेंट का जो थोड़ा ये नीचे सबमर्ज जो एरिया है, यहाँ पर ये सबमर्ज एरिया है, ये सबमर्ज एरिया यहाँ का, ये ही क्या है? ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। ठीक है, और इसके बाद में ये यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है क्योंकि यहाँ से स्लोप क्या हो रहा है? हाई, ये स्लोप क्या इंक्रीज हो रहा है, और स्लोप क्योंकि इसका ऑलमोस्ट जो स्लोप होगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ का वो ओनली 1 डिग्री के समथिंग रहता है। बट जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है उसका, ये जो स्लोप है इसका ये होगा 3 से 5 डिग्री, 3 से 5 डिग्री। ठीक है, ये स्लोप होता है। एवरेज अगर देखा जाए तो ये 4 डिग्री है। इसके बाद में यहाँ से जितने भी सेडिमेंट्स होंगे, सेडिमेंट्स ये यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर जमा होंगे। ठीक है, और यहाँ जमा होने के बाद में ये पार्ट थोड़ा सा ऊपर की ओर राइज होता है, और इसीलिए इसको ये क्या है? कॉन्टिनेंटल राइज, इसे कॉन्टिनेंटल राइज। अब इसके बाद में ये है डीप सी प्लेन। ठीक है, ये डीप सी प्लेन या एबिसल प्लेन इसको कहते हैं, और इसकी जो एवरेज डेप्थ होगी वो 3 से 6 किलोमीटर होती है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है इसकी एवरेज डेप्थ है वो 200 मीटर है, और ये स्लोप है, ये स्लोप की 200 मीटर से ये होती है 3 किलोमीटर तक।
और ये एबिसल प्लेन है, इसकी एवरेज डेप्थ है वो 3 से 6 किलोमीटर तक है। अब इसी एबिसल प्लेन में माइनर रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे गुयोट है, वोल्केनिक आइलैंड है, ये मिड ओशियनिक रिज है, और इसके अलावा ट्रेंच है। तो ट्रेंच कैसे बनते हैं, ये हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखा था कि ट्रेंच जब प्लेट्स क्या करती हैं कि आमने सामने जब इनमें कन्वर्जेंट होता है तो हाई डेंसिटी वाली प्लेट क्या होती है, सबडक्ट होती है। सबडक्ट होगी तो वैसे भी ओशियनिक प्लेट ही क्या होती है, सबडक्ट, यही हाई डेंसिटी वाली प्लेट होती है। तो उसमें ये सबडक्ट होने की वजह से यहाँ और ये बन जाते हैं, यहाँ पर ये क्या बन जाता है, ट्रेंच बनता है। ठीक है, तो ओशियंस में ट्रेंच जिनकी डेप्थ, जैसे कि सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है कौन सा, मेरियाना, जिसकी डेप्थ कितनी है 11033 मीटर। ठीक है, तो ये ट्रेंच किससे बनी है कि जब दो प्लेट्स क्या करती है, कन्वर्जेंट करती है, कन्वर्जेंट की वजह से सबडक्ट होने की वजह से यहाँ पर बनती है ट्रेंच। देन ये है कॉन्टिनेंटल मिड ओशियनिक रिज। अब ये रिज कैसे बनते हैं कि जब प्लेट्स क्या करती है, डाइवर्जेंट होती है, तो प्लेट का डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण यहाँ पर ये अंदर का जो मैग्मा होता है वो ऊपर की ओर राइज होता है, और यहाँ पर राइज होने की वजह से ये क्या बन जाती है, लावा के जमने से यहाँ पर ये रिज बन जाती है। क्लियर, तो ये मिड ओशियनिक रिज ये प्लेटों के किसकी वजह से, डाइवर्जेंट होने की वजह से। डाइवर्जेंट होगी तो नीचे का मैग्मा है वो ऊपर की ओर क्या करेगा, आकर जमा हो जाएगा, और इससे ये रिज बन जाती है। देन हमने इसके साथ ही ये भी पढ़ा था पहले कि जो हॉटस्पॉट होते हैं, हॉटस्पॉट क्या होते हैं कि मेंटल का जो लावा प्लूम के थ्रू क्या होता है कि ऊपर की ओर राइज होता है, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, और उससे ये वोल्केनिक यहाँ पर ये लावा क्या करता है, ये लावा यहाँ पर जमा हो जाता है, और लावा के जमने की वजह से यहाँ पर ये ओशियंस में ऐसे माउंटेन टाइप का ये फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर ये कौन शेप में होता है तो ये ओशियनिक माउंटेन, सी माउंटेन बन जाता है, और अगर ये ही माउंटेन ओशियंस के बाहर तक भी अगर ये पार्ट बाहर तक आ जाते हैं तो इससे क्या बन जाती है, ये ही वोल्केनिक आइलैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, और अंदर ही जब इनका कौन शेप ना होकर एक प्लेटू शेप में, मतलब ऊपर की साइड में प्लेन होता है, तो प्लेन होने की वजह से यहाँ पर ये प्लेन होने की वजह से ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं गुयोट्स। मतलब जो माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स का ही ऊपर का पार्ट ये क्या है, फ्लैट होता है। ठीक है, ये फ्लैट होता है, और फ्लैट होने की वजह से इस टाइप की जो शेप होती है ये क्या होते हैं, गुयोट्स होते हैं। कि ये ऐसे कौन शेप ना होकर ये क्या ये कैसे हैं, ये फ्लैट होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, गुयोट्स, जो कि समुद्री चबूतरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लियर। तो ये है माइनर रिलीफ फीचर्स, और मेन में हमने पढ़ा है सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज। तो ये तो कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट और ओशियनिक, क्योंकि हमने इससे पहले भी ये पढ़ा था कि जो कॉन्टिनेंट है वो किससे बने हुए हैं, वो ग्रेनाइट से, और ओशियनिक जो क्रस्ट है ये किससे बनी हुई है, बेसाल्ट से। तो ये कैसी है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, और ये थिक है, और ये है थिन, और इसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो ये किसका पार्ट है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, ये पार्ट है किसके, ये है कॉन्टिनेंट के, जो कि 18%, 80 से 20% क्या है, ये पार्ट किसका है, कॉन्टिनेंट का। ठीक है, और इसके बाद में ये 80% पार्ट किसका है, ये ओशियनिक क्रस्ट का। क्लियर। तो ओशियनिक रिलीफ में ये देखो, अगर उस डायग्राम से समझ में नहीं आए तो यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये पार्ट किसका है, कॉन्टिनेंट का, और ये ही थोड़ा सबमर्ज होने की वजह से, यहाँ पर ये सबमर्ज होने की वजह से यहाँ पर ये वाटर, ठीक है, यहाँ तक ये वाटर का पार्ट आपको दिख रहा है, इसे ही क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। और यहाँ से देखो ये डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है कि एकदम से स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये स्लोप चेंज होने की वजह से ये ही पार्ट क्या है कि यहाँ पर ये स्लोप चेंज हुआ है, तो ये ब्रेक है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, या तो इसको कॉन्टिनेंटल ब्रेक या फिर सेल्फ ब्रेक भी कह सकते हैं।
तो ये है कॉन्टिनेंटल ब्रेक या सेल्फ ब्रेक। इसके बाद में ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ठीक है, ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप है। इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा होता है, ये स्लोप होगा एवरेज 4 डिग्री या फिर 3 से 5 डिग्री। इसका स्लोप होगा ओनली 1 डिग्री, ठीक है। और इसकी जो ये क्या होगी, इसकी विड्थ होगी या फिर ये कितना होगा, कितना चौड़ा होता है ये 70 to 80 किलोमीटर। और इसकी जो डेप्थ होगी कॉन्टिनेंटल सेल्फ की डेप्थ है वो 200 मीटर तक होती है। इसके बाद स्लोप का जो ये स्लोप होता है ये कितना डिग्री होता है, एवरेज 4 डिग्री। और इसकी जो डेप्थ है वो होगी 200 मीटर से 3 किलोमीटर तक, ठीक है, 200 मीटर से 3 किलोमीटर तक इससे ये स्लोप होती है। इसकी कॉन्टिनेंटल स्लोप की क्या है, डेप्थ है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से जितने भी जो सेडिमेंट्स होंगे, ये सेडिमेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। और डिपॉजिट होने के बाद में यहाँ कुछ एरिया क्या होगा, ऊपर की ओर राइज होगा, और इसे ही कॉन्टिनेंटल राइज कहेंगे। क्लियर। अभी ये है डीप सी प्लेन। और डीप सी प्लेन में यहाँ ये जैसे ये बन गए गुयोट्स। अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर ये जो ऊपर की ओर ये एरिया कैसा हो जाता है, इसका प्लेन होता है, तो ये बन जाते हैं गुयोट्स। और ये है सी माउंटेन्स। और ये ही माउंटेन्स जब ऊपर की ओर होते हैं तो ये ही क्या बन जाते हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स। तो माउंट से और ये गुयोट से ये किससे बनते हैं, ये जो हॉट स्पॉट होते हैं उनके वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा जमा होता है उसकी वजह से। और ये है क्या है, ट्रेंच आपको बता ही दिया था कि ट्रेंच बनते हैं किससे, जब प्लेट्स में कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है तो उससे क्या बनते हैं, ये ट्रेंच बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ ये आपको ओशियंस का ये पार्ट जो जितना डार्क ब्लू दिख रहा है वो वहाँ पर उतनी ओशियंस की डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। जितना ब्लू दिख रहा है वो पार्ट मतलब ओशियंस का बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। लेकिन जैसे जैसे ये कलर थोड़ा लाइट हो रहा है, जैसे ये मान लो कि यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा वाइट कलर में, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये जो वाइट कलर में दिख रहा है, तो ये ही क्या है जो कि लाइट कलर में, इसे ही कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। यही है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। जैसे न्यू फाउंडलैंड के पास में ये यूएसए के, यहाँ पर इनकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ की जो विड्थ है वो ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा तो देखो यहाँ साइबेरिया वाले रीजन में, यहाँ पर यहाँ तक देखने को मिल रही है, ठीक है, साइबेरिया वाले रीजन में। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। क्लियर। और अगर वर्ल्ड में हाईएस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो ब्रॉड है वो कहाँ का है, ये साइबेरिया वाला। और ये भी कितना है, 1500 किलोमीटर तक, ठीक है। वैसे तो हमने एवरेज इसका जो विड्थ देखी है वो कितनी थी, 70 से 80 किलोमीटर। बट साइबेरिया वाले रीजन में वर्ल्ड का सबसे ब्रॉड ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है जो कि कितना है, 1500 किलोमीटर तक। और यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास भी इसकी विड्थ ज़्यादा है, यहाँ आपको देखने को मिल ही रही होगी। साथ अगर वर्ल्ड का सबसे नैरो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है तो वो कौन सा है, वो है चिली का। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, तो ये चिली का सबसे नैरो है, दिख रहा है ना यहाँ पर कि ये चिली वाले एरिया में सबसे नैरो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। इसका रीजन आपको पता ही है कि यहाँ पर एंडीज माउंटेन की वजह से ये पार्ट क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे कम बहुत ही नैरो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। इसके साथ ही हम इंडिया में देखें तो इंडिया में वेस्टर्न मतलब ईस्टर्न के कंपैरिजन में वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल सेल्फ या वेस्टर्न कोस्ट की जो विड्थ है वो ज़्यादा है। तो ये ब्रॉड होने का मेन रीजन क्या है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि मान लो जैसे कि ये इंडिया वाला पार्ट है और पहले इंडिया का पार्ट था ना वो यहाँ तक था, ठीक है, जैसे यहाँ तक था। लेकिन जैसे जैसे ये जो इंडियन और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की ओर मूवमेंट कर रही थी और यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो पहले से क्रैक तो हो गया था, वैसे क्रैक्स तो थे, और ऊपर टकराने की वजह से यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो क्रैक्स था वो
ये जो क्रैक्स था, ये क्रैक्स क्या हो गया, ये टूटने की वजह से इतना पार्ट ये क्या हो गया, सबडक्ट हो गया। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया, सबडक्ट हो गया। और सबडक्ट हो, देखो पहले मान लो कि यहाँ तक कॉन्टिनेंटल सेल्फ रही होगी, और उसके बाद में ये पार्ट भी अगर सबडक्ट हो जाता है तो ये इतना पार्ट और बढ़ जाता है ना। तो इस वजह से ये वेस्टर्न कोस्टल जो एरिया है इसका जो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये ब्रॉड है कंपैरिजन ईस्टर्न कोस्ट के। क्लियर। और इसका मेन रीजन है कि जब ये इंडियन ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट है ये ऊपर की ओर मूवमेंट करने की वजह से और यूरेशियन प्लेट के से टकराने के बाद में ये पार्ट क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है और नीचे की ओर सबडक्ट हो जाता है, और इससे यहाँ ये वाला ब्रॉड हो जाता है इधर का कोस्ट। देन यहाँ पर ये पार्ट, क्योंकि जैसे ही ये इंडियन प्लेट क्या होती है, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है, तो सबडक्ट होने की वजह से इंडियन प्लेट का ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। ये पार्ट ऊपर की ओर उठने की वजह से जो साउथ वाला पार्ट है और ये वेस्ट वाला पार्ट है, तो इसी से ही ये क्या बनते हैं, ये जो वेस्टर्न घाट्स और ये नीलगिरी माउंटेन्स, मतलब इन माउंटेन्स का फॉर्मेशन वो इसी वजह से होता है कि जब प्लेट सबडक्ट होती है तो इसका नीचे का जो पार्ट है वो ऊपर की ओर उठने की वजह से, और साथ ही ये यहाँ पर भी ये सबमर्ज हो जाता है, इसका ये पार्ट क्रैक होकर। क्लियर। तो वर्ड में ये आपको जितना भी वाइट कलर में जो थोड़ा लाइट शेड में लाइट शेडो कलर ये दिख रहा है ना, ये ही इसी पार्ट को ही यही क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। ठीक है। इसके साथ ही देखो ओशियंस में डार्क ब्लू के साथ ही कुछ देखो ऐसे फीचर्स दिख रहे होंगे, जैसे ये मिड अटलांटिक ओशियन रिज है, ये मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज है, ये देखो मिड अटलांटिक दिख रहा होगा। तो ये रिज है जो कि इधर यूरेशियन और ये नॉर्थ अमेरिकन सदर्न अमेरिकन ये प्लेट इधर वेस्ट साइड में मूवमेंट कर रही है और इधर यूरेशियन और अफ्रीकन ये प्लेट ईस्टर्न साइड में। तो यहाँ पर ये किस टाइप की डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही है, और डाइवर्जेंट बाउंड्री में ये किसका फॉर्मेशन हुआ है, रिज का फॉर्मेशन हुआ है। ज़्यादा जो कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, अटलांटिक ओशियन में। लेकिन डीप सी प्लेन ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पैसिफिक। और ये जो ट्रेंच है वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियंस में। तो कहने का मतलब जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना, इसकी टोटल ओशियनिक पार्ट का ये कितना है, 8.6% है, और वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अटलांटिक ओशियन में है। और इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 70 से 80 किलोमीटर तक होती है। और इसकी डेप्थ कितनी होती है, 200 मीटर होती है, जिसे फोटिक जोन भी कहते हैं, क्योंकि सन की जो रेज है वो यहाँ तक ही कवर कर पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हाई डाइवर्सिटी और कोरल्स वगैरह ये डेवलप हो जाते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो कहाँ का है, साइबेरिया का, जो कि जिसकी जो चौड़ाई है वो कितना ब्रॉड है, 1500 किलोमीटर। और सबसे नैरो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो कौन सा है, चिली का। क्लियर। इसके बाद में इनका फॉर्मेशन आपको बता ही दिया था कि कॉन्टिनेंटल क्या, सबमर्ज होने की वजह से कुछ पार्ट कॉन्टिनेंट का क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है। सबमर्ज होने की वजह से ये किसका, इसके ऊपर क्या हो जाता है, वाटर, या फिर जैसे इंडिया का एग्जांपल हमने देख ही लिया कि इंडिया का वेस्टर्न वाला पार्ट है वो सबमर्ज होने की वजह से इंडिया का ये पार्ट वेस्ट वाला ज़्यादा ब्रॉड हो गया। अब इसके बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप ये दे कवर 8.5% ऑफ द ओशियनिक सरफेस। मोस्टली ये भी अटलांटिक ओशियन में ही देखने को मिलता है। तो ये 8.5% है, और इनकी जो डेप्थ है वो एवरेज डेप्थ है वो 200 से 3 किलोमीटर तक है। इनकी जो स्लोप है वो कितना है, 2 से 5 डिग्री। एवरेज जो स्लोप है वो कितना है, 4 डिग्री। तो कॉन्टिनेंटल राइज आपको बता ही दिया कि स्लोप के बाद में यहाँ पर ये जो
कॉन्टिनेंटल राइज कि यहाँ पर ये सेडिमेंट क्या होते हैं, ये जमा हो जाते हैं और जमा होने के कारण ये क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज। तो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, ये तो किसके पार्ट है, कॉन्टिनेंट के, ठीक है। उसके बाद में ये ओशियंस का आ जाता है, एबिसल प्लेन। क्लियर। तो कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, वो डिपोजिट फॉर्म है कॉन्टिनेंटल सेल्फ और स्लोप का, जो भी ये पार्ट कुछ भी यहाँ पर डिपोजिट होता रहता है। प्लेन या फिर डीप सी प्लेन, ये सबसे फ्लैटेस्ट और स्मूथेस्ट पार्ट है एंटायर अर्थ का, और इसकी जो डेप्थ है वो 3 से 6 किलोमीटर तक है, और ये 75.9% ओशियन सरफेस होता है। सबसे ज़्यादा पार्ट इसका ही है, किसका, एबिसल प्लेन या डीप सी प्लेन का। और देखो अभी तक हमने कॉन्टिनेंटल सेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज और ये एबिसल प्लेन्स, इनके बारे में देख लिया है। अभी हम माइनर रिलीफ फीचर्स को डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो माइनर जो रिलीफ फीचर्स हैं, जिसमें एक तो ट्रेंच है। ट्रेंच मैंने आपको बताया ही थे कि ट्रेंच का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि जब प्लेट्स क्या करती हैं, कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट होने की वजह से जो हाई डेंसिटी वाली प्लेट क्या होगी, सबडक्ट होगी, तो वहाँ पर ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। और अब तक है ना 57 ये ट्रेंच को सर्च किया गया है, जिसमें 32 ट्रेंच हैं वो पैसिफिक ओशियन में, और 19 ट्रेंच हैं वो किसमें, अटलांटिक ओशियन में, और 6 ट्रेंच किसमें, इंडियन ओशियन में है। इसके बाद में आइलैंड आर्क, ये आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन भी कैसे होता है कि जब ये कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से या तो ये कन्वर्ज सबडेक्ट होगी और जो हल्की प्लेट होगी वो पार्ट क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, और ऊपर की ओर राइज होने की वजह से वहाँ पर या तो आइलैंड्स का फॉर्मेशन होगा, और इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन के कारण भी क्या होता है, आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि ये आर्क टाइप में बन जाता है। इसका एग्जांपल हम जापान के आइलैंड से देख सकते हैं, कि जैसे क्यूशू है, शिकोकू है, और ये होन्शू और होकेडो, तो ये एक आर्क शेप में बन जाते हैं, ऐसे एक सीरीज बन जाती है, ठीक है। तो ये आइलैंड आर्क। इसके अलावा हॉटस्पॉट वॉल्केनो, जिससे कि सी माउंट बनते हैं, और इसी से ही गोयोट बनते हैं, ठीक है। और ये आइलैंड्स भी इनसे भी बन सकते हैं, आइलैंड्स हॉटस्पॉट वॉल्केनिक इरप्शन से भी। और मिड ओशियनिक रिज, ये हमने अभी देखा ही है कि मिड ओशियनिक रिज किससे, जब प्लेट्स क्या होती है कि डाइवर्जेंट होता है, तो नीचे का मैग्मा होता है, वो ऊपर की ओर राइज होता है, और उससे क्या बनता है, ये रिज बनता है। इसका एग्जांपल हम अटलांटिक मिड ओशियनिक रिज का, जो कि वैसे देखा जाए तो टोटल ओशियंस में जो रिज है उनकी ये लेंथ है वो कितनी है, 75,000 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा है। 80 माउंट से ये अंडर सी हिल होते हैं। अगर इसके वाटर के ऊपर आ जाए तो ये क्या बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं, सी माउंट सी। गुयोट्स हमने देख ही लिया, जो इनका ये पॉइंट ये ना होकर ऊपर से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। और सी माउंट्स इन्हीं से ये जो हवाईयन आइलैंड्स, ये हवाईयन आइलैंड्स का जो एम्पेरियर माउंटेन है वो सी माउंट्स का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये जो माइनर रिलीफ फीचर्स हैं ये किसमें, उसमें भी सी माउंट्स और गोयोट्स वगैरह ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं पैसिफिक ओशियन में। क्लियर। अभी इसके अलावा है सबमरीन कैनियंस। देखो सबमरीन कैनियन क्या होता है कि जो रिवर होती है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये माउंटेन वाला एरिया है, और माउंटेन वाला एरिया ये सीधा जैसे रिवर सेल्फ से यहीं से ही यहाँ जो सेडिमेंट्स होते हैं, और सेडिमेंट्स क्या करते हैं, ये इरोजन करते हैं, और इरोजन करने की वजह से यहाँ पर ये वैली बन जाती है, ठीक है। मतलब ओशियंस के अंदर इसकी रिवर की वैली का बनना, वो ही क्या होता है, सबमरीन कैनियंस होते हैं। तो ये इसका फॉर्मेशन वैसे तो किसकी वजह से होता है, मेनली ये होता है इरोजनल एक्टिविटी से, रिवर की इरोजनल एक्टिविटी से। और यहाँ ये जो पार्ट दिख रहा है आपको कि यहाँ ये रिवर की जो इरोजन की वजह से ये जो वैली बनती है, जो कि सेल्फ और स्लोप वाले एरिया में, कॉन्टिनेंटल सेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप में, तो इसे ही क्या कहा जाता है, ये ही है
इसे ही सबमरीन कैनियन। वैसे वर्ल्ड का जो हडसन रिवर का कैनियन है वो वर्ल्ड फेमस है। इसके साथ ही अगर सबमरीन कैनियन से का एग्जांपल देखें तो अलास्का का जो बेरिंग स्टेट में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, अलास्का का जो बेरिंग, अलास्का और इधर इसका रसिया वाला जो पार्ट है उसके बीच में जो बेरिंग स्टेट है, वहाँ पर ये सबमरीन कैनियन है जिसका नाम है वैसे जेमचुंग कैनियन भी कहते हैं या फिर उसको बेरिंग प्रिबलोफ कैनियन भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सबमरीन कैनियन है। अब इसके अलावा एटोल्स क्या होते हैं? एटोल्स होते हैं ये सबमर्जेंट पार्ट होता है, ठीक है, जो कि ये कि जो लो आइलैंड वाला पार्ट है और जिसे कोरल्स ने क्या कर लिया होता है, ऑक्यूपाइड कर लिया होता है। तो एटोल्स के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। वैसे ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही डेवलप होते हैं, जो लो आइलैंड्स होते हैं जो जिसे कोरल्स क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, तो उससे कोरल्स के द्वारा ये बनता है एटोल्स। इसके बाद में बैंक्स क्या होते हैं? ये होते हैं कि ये सबमर्जेंट पार्ट है जो कि सूटेबल फॉर फिश, मतलब फिश के लिए ये सूटेबल होते हैं। जैसे कि मान लो कि बैंक्स होते हैं ये भी इरोजनल और डिपोजिशन या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी से डेवलप होते हैं। जैसे न्यू फाउंडलैंड के पास में ग्रांट बैंक है और इधर ये ब्रिटिश आइलैंड के पास में ये है डागर बैंक, ठीक है। तो ये भी किसके लिए सूटेबल होते हैं? फिशेज के लिए सूटेबल होते हैं। इसके अलावा है रीफ, तो ये माइनर रिलीफ फीचर हैं जिसमें रीफ है। रीफ ये ऑस्ट्रेलिया का जैसे ये कौन सा ग्रेट बैरियर रीफ है, ये भी किससे? कोरल से इसको डेवलप करते हैं। कोरल से ही एक सीरीज टाइप की बन जाती है कोरल्स के द्वारा ही, और जो कि इसका एग्जांपल हम ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ देख सकते हैं। ये वैसे मैरीन रिसोर्स के लिए तो रिच होते हैं बट नेविगेशन के लिए ठीक नहीं होते। बट यहाँ पर मैरीन रिसोर्स क्या होता है? ये रिच होता है, हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो सी माउंट्स और वोल्केनिक आइलैंड्स ये हमने देख ही लिया, और ये जब इरोजन हो जाता है तो इससे क्या बन जाता है? ये गुयोट बन जाता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।